मेरे साथ मौजूद हैं वेटरन पॉलिटिकल लीडर वर्कर जनाब डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपकी बहुत कम लोग हैं जो पुराने वर्कर्स रह गए हैं और जाहिर है फेड आउट होते रहते हैं लोग, मगर किरमानी साहब आप थ्रू थिक एंड थिन खड़े हुए मुस्लिम लीग नून के साथ और आपकी लॉयल्टी आज भी अनक्वेश्चनेबल है। आपने कभी पार्टी भी चेंज नहीं की, तो आज आप दूर दूर लग रहे हैं व्हेन योर पार्टी इज काइंड ऑफ इन पावर इन पंजाब एंड इन सेंटर। जनाब किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम सईद काजी साहब। काजी साहब, गुजारिश ये है कि आपकी मेहरबानी, आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। देखिए, मैं वो मुस्लिम लीगी हूँ, मैं एक थर्ड जनरेशन मुस्लिम लीगी हूँ। मुझे तो कह के भी थक गया हूँ मैं, जो कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ। और मैंने मुस्लिम लीग नून में उस वक़्त शमूलियत इख्तियार की थी जब नवाज शरीफ साहब को जबरी जलावतनी कर दिया गया था मुशर्रफ साहब के दौर। फिर वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे मेहरबानी फरमाई, मुझे अपने साथ वो रायविंड ले गए। और फिर साल हर साल मैंने नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया टिल द टाइम कि वो फिर अडियाला चले गए, फिर कोट लखपत, तो हम उन्हें वहाँ भी मिलने जाते थे। उसके बाद वो वहाँ से लंदन तशरीफ़ ले गए और 4 साल मियाँ साहब भी गैर फ़ाल रहे। और ज़ाहिर है उसके बाद मैं भी चूँकि मियाँ साहब को असिस्ट किया था और किसी के साथ मेरी कोई कोऑर्डिनेशन थी नहीं, तो मैं भी ज़ाहिर है उनके इंतज़ार में रहा। लेकिन इस दौरान ये हुआ ज़रूर कि देखिए, इंसान की कुछ, हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हमारी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। हमारी कोई लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ आ जाते हैं। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने महसूस किया, एक तो मैंने सख्तमोरी महसूस की मियाँ साहब के जाने के बाद यहाँ की जो लीडरशिप थी उसके रवैयों में, और हो सकता है उनको कुछ मुझसे गिले हों और हो सकता है मुझे भी कौन से गिले हों, लेकिन उसका बेस्ट हल ये था कि आपस में अगर किसी को मुझसे कोई गिला था तो बैठकर बात करता, मुझे गिला था तो मैं तो करने को हर वक्त तैयार हूँ। और बल्कि मैंने अपनी ये जितनी प्रॉब्लम्स थी या मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी, ये मैं मियाँ साहब की खिदमत में लंदन उनको मैं कन्वे करता रहा। लेकिन फिर मैंने देखा कि शायद वो एक जो नया सेटअप था वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं फील करता होगा कि भाई इसने हमारे बाप के साथ काम किया, हमारे चचा के साथ काम किया, हमारे सीनियर लीडर के साथ काम किया। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी कुछ ज़रूरत अब उनको नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान की PMLN के लोग थे उस वक़्त। तो फिर मैं इस मिजाज का हूँ जी कि जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं होती मैं वहाँ अपने आप को, अपनी मौजूदगी मुसल्लत भी नहीं करता। उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैंने जब मियाँ साहब यहाँ नहीं रहे काजी साहब, तो मैंने सेनेट के फ्लोर पर, मैंने टीवी प्रोग्रामों में मैंने दिफा भी किया, मैंने PTI की गवर्नमेंट पर फ्लोर पर खड़े होकर तनकीद की। मैंने PDM की गवर्नमेंट पर भी मुस्बित तनकीद की कि मैंने मिडिल क्लास की बात की, मैंने गरीब की बात की, महंगाई की बात की, मैंने अशराफिया की बात की। और ये मैं कहता रहा कि जी मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन लोगों के लिए मुल्क बना था। अब अगर मेरी इन बातों से अगर कोई बुरा मनाता है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो उस लाइन पे चल रहा था जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे दी थी कि जो पाकिस्तान बना था कायदे आज़म ने, वो गरीब और मिडिल क्लास के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ आसिफ किरमानी साहब। मैं आपकी तीनों नस्लों को जानता हूँ, मैं आपके वालिद मोहतरम से मैं ज़ाती तौर पर मुलाकात भी कभी मुझे शर्फ हासिल है। मगर एक मैं आपसे, मियाँ साहब ख़ास से जब भी रूल किया, जिस हद तक इस पावर स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंटली कोई कर सकता था मियाँ साहब ने किया, रजिस्ट भी किया और अपने जो यानी इख्तियारात हैं PM के उन पर इसरार भी किया। आज की जो डिस्पेंसेशन आई है इस वक्त, मियाँ साहब खुद तो नहीं हैं, उनके भाई हैं, ये कहाँ आपको खड़ी लगती है? और क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं वज़ीर दाखिला कौन बन रहा है, वज़ीर जो है वो कौन बन रहे हैं, वज़ीर जो आपके मईशत के वज़ीर हैं और दीगर बातें, तो डू यू थिंक कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई वीकनेस आई है इस इक़्तिदार के साथ? वीकनेस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक बदकिस्मती ज़रूर हुई है कि जो हमारी तवक्कुआत थी उसके बरक्स नताइज आए इलेक्शन के। और मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब के वोटर्स चाहने वालों की, मेरी, हम सब की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। लेकिन जो इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि लोगों ने, और ख़ुसूसन मिडिल क्लास ने, यूथ ने, एजुकेटेड ने
इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया, और चूंकि ये इलेक्शन भी उस सिस्टम के तहत हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों को उन्होंने, मैं समझता हूं कि उस यूथ ने वोट नहीं किया। इसलिए जो हमारी तवक्को थी कि हम एक सिंपल मेजॉरिटी अगर आ जाए तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन जब वो सिंपल मेजॉरिटी ना आई तो नवाज शरीफ साहब का, जहाँ तक मुझे तजुर्बा है, उनका मिजाज शनास हूँ मैं, कि वो कभी भी नैरो स्पेस में वो डिलीवर करना नहीं चाहते और ना ही कर पाते हैं। उनको वो एक बड़ी, उनको फ्री स्पेस चाहिए, और वो कभी भी मखलूत हुकूमतों के, आज के नहीं, बड़े पुराने मखलूत हुकूमतों के कभी वो हक में नहीं रहे थे, और इसीलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी आगे कर दिया। और अगर आपको याद कराता चलूं, जब 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त भी एक पीडीएम की मखलूत हुकूमत थी, और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन उस वक्त भी हमने वो मौका ज़ाया किया। अर्ज करने का मेरा मकसद है कि अब जो ये कैबिनेट बनी है, अब इसमें देखिए मुख्तलिफुल ख्याल किस्म के लोग हैं। कुछ जमातों से आए हैं, एक ही जमात से आए हैं, PMLN से, बाकी कोई किसी की लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी की लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक 12 मसालों की चार्ट सी बन गई है। लेकिन असल टास्क ये है, असल टास्क मोहतरम काजी साहब ये है कि जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, यानी जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है, एक जॉबलेस आपका यूथ है, ये दीज आर द चैलेंजेस। और लोग जो हैं अब, अच्छा, एक किरमानी साहब मैं और बात माफ़ी चाहता हूँ, मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, फैसल वावडा साहब, और बड़े ओपन क्रिटिक हैं PMLN के, PDM के, खुल के बात करते हैं। उनको भी आज़ाद उम्मीदवार की बातें हो रही हैं कि जी वो आएंगे, उनको भी क्या मुस्लिम लीग नून वोट देगी? क्योंकि ज़ाहिर है साइजेबल अब तो बहुत, और इसके साथ और लोग भी हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, तो ये काकड़ साहब की बात हो रही है कि जनाब जो साबिक वज़ीर आज़म थे हमारे, तो वाई PMLN विल बी वोटिंग फॉर देम इफ़ एट ऑल? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि फैसल वाडा साहब को PMLN वोट करेगी या नहीं करेगी। जहाँ तक बाकी आपने लोगों के नाम लिए हैं, देखिए कारी साहब, फिर खुदा को जान देनी है, खुदा को अदर जानकर बात करनी चाहिए। जब पावर पॉलिटिक्स होती है ना मद्देनजर, फिर इस किस्म की आपको रियायत देनी भी पड़ती है और फिर रियायत लेते भी हैं आप, यानी इस किस्म के आपको फेवर्स देनी भी पड़ते हैं और लेनी भी पड़ती है। ये एक पावर पॉलिटिक्स है जो इस मुल्क में बहुत अरसे से हो रही है, और उसके साथ जुल्म ये हुआ कि ये पावर पॉलिटिक्स के साथ साथ ये कमर्शलाइज भी पॉलिटिक्स हो गई। 1985 ऑनवर्ड्स ज़ियाउल हक साहब ने इसको कमर्शलाइज कर दिया। इसका मैं चाहूंगा थोड़ी वजाहत करें, कमर्शलाइज से क्या मतलब आपका? कमर्शलाइज से मेरा मतलब ये है, मुझे बताइए मोहतरम काजी साहब, जिन भी असहाब के आपने नाम लिए हैं, ये क्या इनकी कोई करियाने की दुकान है किसी गली में? भाई ये सारे करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है। तो मैं, ये पैसे की सियासत हो रही है ना, वो कहते ना पैसा फेंक तमाशा देख, मालदार लोग हैं, तो जाहिर है वो जो चाहे करें। आपको याद नहीं, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कहा बलूचिस्तान में कि जी एक एक सीट 70-70 करोड़ की बिक रही है सेनेट की। तो जब ये पावर पॉलिटिक्स और कमर्शियलिज्म यानी पैसा, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वहाँ जो ऐसे ही मामलात होते हैं काजी साहब, फिर जो रियल इश्यूज होते हैं। अब कितना जुल्म है मुझे बताइए कि लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं, और हम अरबों की, इन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी अरबपति हैं, जो खरबपति हैं, इनको हम अरबों की सब्सिडी दे रहे हैं। असल टास्क ये है इस गवर्नमेंट का, आप IMF से पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, आधा कर्जे में उतार देते हैं। अच्छा किरमानी साहब, मैं